क्या आज हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है भाई? अभी तक अरे रहले सर आवाज आपकी आ रही है और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। क्लियर है आवाज? हाँ जी क्लियर है और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जी जी जी, चलिए अब और विलंब, हाँ हाँ, और विलंब ना करते हुए आज की कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में आज हमने विषय लिया है भावत भावम नियम। ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को यदि हम समझते हैं तो हमें 30% एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऐसे ही समझ में आ जाता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें हम बहुत सारी बातों को कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से, धैर्य के साथ जरूर इस विषय को आप सुनिए, देखिए, और कुछ क्वेरीज होंगे तो बाद में आपके क्वेश्चन को हम लेंगे। चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भवत भावम नियम क्या होता है? ये भवत भावम नियम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसमें हम कुंडली के 12 भावों के बारे में हम विचार करते हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हमने कुंडली के 12वें भावों के बारे में आप सभी को पहले ही बता रखा है। तो भवत भावम नियम का मतलब होता है कि एक भाव का जो सूक्ष्म एनालिसिस होता है, बहुत बृहद रूप से जब हम किसी भाव का एनालिसिस करते हैं तो हमें इस सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमें जैसे लगन के बारे में विचार करना हो, जैसे हम लगन से शरीर के बारे में विचार करते हैं, अगर इस शरीर के बारे में अगर हमको बहुत गहराई से विचार करना होगा तो हम इसी भाव से ही विचार कहते हैं। तो पहले भाव का जो भवत भावम होता है वो पहला भाव ही होता है। तो पहले भाव का जो माइक्रो एनालिसिस होता है वो पहले भाव से ही किया जाता है। दूसरा भाव जो होता है वो धन और वाणी का भाव होता है, कुटुंब परिवार का भाव होता है, हमारे संचित धन का भाव होता है। तो दूसरे भाव का भवत भावम नियम से तीसरे भाव, अर्थात हम यहां से गिनेंगे, 2 गिनेंगे यहां से, 1 2। तो दूसरे भाव का यदि हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे, तो हमें तीसरे भाव में जाना पड़ेगा और तीसरे भाव में जो रिजल्ट उसी के बारे में हम दूसरे भाव से संबंधित बातों का विचार करेंगे। जैसे इसको हम समझते हैं, तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है और दूसरा भाव जो है वो हमारा धन का है, हमारी वाणी का है। अब इसको कैसा एनालिसिस करेंगे? यदि हमारा वाणी और ये तीसरा जो भाव होता है ना, ये हमारा डायलॉग डिलीवरी का भी भाव होता है, हमारे विचारों के संप्रेषण का भी भाव होता है, ये हमारे कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। ठीक है, यदि हम धैर्य के साथ अगर मधुर वाणी में हम कम्युनिकेट करें तो हमारे बातों का सीधा सीधा प्रभाव सामने वाला जो श्रोता है उस पर पड़ेगा। दूसरे चीज से हम और क्या विचार कर सकते हैं? देखो, दूसरा भाव हमारे धन का है और तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है।
यदि हम पराक्रम करेंगे, यदि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तभी हम धन संचय कर सकते हैं। हम यदि मेहनत नहीं करेंगे तो धन का संचय हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कुटुंब परिवार का भी भाव है। तो कुटुंब परिवार के पालन पोषण के लिए भी हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? मेहनत की जरूरत पड़ती है, पराक्रम की जरूरत पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, जिसके वजह से हम अपने कुटुंब परिवार का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरे भाव का जो रिजल्ट है, जो फल है, वो हमको तीसरे भाव में मिलता है। दूसरे भाव से हम मुख का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, लेकिन तीसरे भाव से हम उस वाणी को जो प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस करने का जो माध्यम होता है, वो हमारा तीसरा भाव होता है। यदि हम बहुत गुस्से से यदि किसी व्यक्ति से हम वार्तालाप करेंगे, तो वो व्यक्ति हमारी बातों को अन्यथा लेकर के हो सकता है हमारे से वो शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन वाला जो भाव होता है, हम जितना ज्यादा मीठा और मधुर बातें करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी जो वाणी होगी वो प्रभावशील होगी, और हमारा जो विचार है और हम जैसा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो बातें हम दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम दूसरे भाव का जो भवत भावम होता है, वो तीसरे भाव में होता है। उसी प्रकार अब तीसरे भाव का भवत भावम कहाँ होगा? तीसरे भाव का जो भवत भावम होगा वो पांचवें भाव में होगा। तो तीसरे भाव यहाँ पर पराक्रम भाव है। इस पराक्रम भाव से अगर हम काउंट करेंगे, यहां से 1, 2 और 3, ठीक है? मैं एक बार आई रिपीट, 1, 2 एंड 3। तो पराक्रम भाव का भवत भावम क्या हो जाएगा? संतान भाव और ज्ञान भाव। अब इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे? तो हम अगर ज्ञान के साथ यदि हम कोई एफर्ट करते हैं, यदि हम ज्ञान के साथ कोई एफर्ट करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में यदि समझना चाहे, यदि हमारे अंदर ज्ञान होगा, यदि हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान होगा, यदि हमें कोई किताब का विशेष ज्ञान होगा, जैसे ज्योतिष की किताबें या ज्योतिष की ज्ञान यदि हमें है, तो ज्ञान है तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? अपनी वाणी से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि हमें हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, तो हम कितना भी एफर्ट क्यों न लगा ले, हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। हम अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक नहीं रख सकते। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, वो होती है नॉलेज। तो यदि हमारे अंदर नॉलेज है, तो हम उसकी डिलीवरी भी बड़े आसानी से तीसरे भाव से कर सकते हैं। तो पराक्रम और एफर्ट तभी आप लगा सकते हो जब आपके पास क्या हो? नॉलेज हो, जब आपके पास गुरु हो। ये तो हुआ तीसरे भाव का भवत भावम कहाँ है? पांचवें भाव में। अब हम चौथे भाव का भवत भावम हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो चौथे भाव का भवत भाव कहाँ होगा? यहां से हम गिनते हैं 4, 1, 2, 3 और ये 4। अर्थात हमारा सुख का जो भवत भावम होता है, वो हमारे पार्टनर का होता है, और इस भाव से हम जो दैनिक रूप से जो हमारी इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, डेली आवक होता है, उसका भी विचार यहां से करते हैं। चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन, वाहन का हम विचार करते हैं, और सप्तम भाव से हम डेली इनकम, जो सोर्स का इनकम होता है, उसका हम विचार करते हैं। अर्थात अब यदि हम इसका प्रेडिक्शन करें, तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन करेंगे, यदि हमारा जो दैनिक आवक अगर लगातार होता रहे, हमारे इनकम होते रहे, हमें गेन मिलते रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम भूमि, भवन, वाहन और अपने सुख संसाधन की वस्तुओं में पैसा खर्चा कर सकते हैं। यदि हमारी डेली इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, यदि हमारा आवक ही नहीं है, तो हम कहां से भूमि, भवन, वाहन के सुखों का भोग कर पाएंगे? तो इसलिए चौथे भाव का जो भवत भावम होता है, वो हमारा सप्तम भाव होता है,
और सप्तम भाव से ही हम भूमि भवन वाहन के सुख का विचार करते हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पंचम भाव। अब पंचम भाव का भवत भावम नियम से कौन सा भाव होगा? यहां से हम 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अर्थात पंचम भाव का जो भवत भावम होता है वो 9th हाउस होता है। अर्थात यहां हम संतान का विचार करते हैं, पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, और जो नवम भाव होता है उसको हम पिता का विचार करते हैं। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि हमें यदि हम अपने पिता से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा पुत्र भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यदि हम अपने माता पिता का अच्छा देखभाल करते हैं, माता पिता का अच्छा सेवा करते हैं, हम अपने पितरों का देखभाल करते हैं, उनकी सही विधि विधान से पूजा करते हैं, तो हमारे आने वाला जो जनरेशन होता है वो हमारे पितर ही होते हैं जो हमें संतान के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हमारे आने वाला भी संतान जो है वो हमारा क्या करेगा? सम्मान करेगा। ये जो पंचम भाव होता है वो हमारे स्नातक तक की जो परीक्षा होती है, ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, वहां तक को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। लेकिन यहां से पंचम भाव ये हमारे उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी हो गया, उसको ये इंडिकेट करता है। ये हमारा नवम भाव। तो यदि हम पंचम भाव की से भवत भावम के बारे में हम विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उससे हम नवम भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव से यदि हम ग्रेजुएशन की शिक्षा का विचार करते हैं तो नवम भाव से हम पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की जो डिग्री होती है, हायर एजुकेशन की, हम उसका विचार यहां से करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पंचम भाव का भवत भावम नवम भाव हो गया। अब हम छठवें भाव का विचार करते हैं, छठवा से छठवा। तो यहां से हम गिनते हैं छठवें भाव से 1 2 3 4 5 6। तो छठवें का छठवा अर्थात एकादश भाव। तो इस छठवें भाव का जो रिजल्ट है, इस छठवें भाव को जब हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो हमको 11वें भाव को भी देखना पड़ता है। तो छठवां भाव हमारा रोग रिपु ऋण का होता है और 11वां भाव जो होता है वो हमारे लाभ का होता है। अर्थात छठवें से छठवा अर्थात ये छोटा रोग का भाव है, और ये जो 11वां भाव हो रोग का विचार। जब हम कोई बड़े रोग या गंभीर रोग के बारे में हम विचार करते हैं तो कुंडली के इसी एकादश भाव का हम विचार करते हैं, क्योंकि ये छठवें से छठवा। जब किसी बड़े शत्रु का हम विचार करते हैं तो कुंडली के 11वें भाव से हम विचार करते हैं। जब कोई बहुत बड़ा कर्जे का हम विचार करते हैं तो उसको भी हम 11वें भाव से विचार करते हैं। अर्थात यदि हमें गुप्त शत्रु परेशान करे, हमें कोई गंभीर रोग हो जाए या हम कोई बहुत बड़े कर्जे से दब जाए, तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है? सारे रास्ते जो है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। हमें लाभ कहीं से भी नजर नहीं आता। हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? डावाडोल हो जाती है। और जब हमें लाभ नहीं होगा, जब हमें पैसे की तंगी होगी, तो हम अपने शरीर में होने वाले रोग का भी हम क्या नहीं उपचार नहीं कर सकते, हम शत्रु का भी सामना नहीं कर सकते, और हमारे ऋण जो है वो बढ़ते रहेंगे। हम जो है इसी परेशानी से, इसी मानसिक परेशानी से हम पीड़ित होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम छठवें से छठवा हम इसका हम विचार करेंगे। भवात अब भावम नियम। हाँ, भवत भाव, हाँ, भवत भावम नियम। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, वॉइस क्लियर है ना भाई? ओके ओके।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं सातवें भाव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ये जो सातवां भाव है, अब सातवें भाव का भवत भावम नियम से कौन सा भाव होगा, यहां से हम 7 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात लगन। ये हमारे पार्टनर का भाव है और ये हमारा लगन, मतलब ये हमारा सेल्फ है, हम स्वयं हैं। तो स्वयं। इसके बारे में हम कैसे विचार करेंगे, अब इसका भवत भावम नियम से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। यदि हम अपने धर्म पत्नी के साथ अगर मधुर व्यवहार रखते हैं, उनसे अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो पत्नी भी हमारी क्या करेगी, कद्र करेगी या सम्मान करेगी। या फिर पत्नी के शब्दों में, अगर पत्नी अपने हस्बैंड को प्रॉपर सम्मान देगी, उसका इज्जत करेगी, उसे उसका रेस्पेक्ट करेगी, उसको महत्व देगी, तो दोनों के बीच जो है वो संबंध जो है वो क्या होगा, मधुर बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी जातक के कुंडली में अगर लगन में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो वो उसके पार्टनर को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अर्थात जो व्यवहार हम अपने पार्टनर से चाहते हैं, वही व्यवहार हमको अपने पार्टनर से ही करना चाहिए। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं उन दोनों में सामंजस्य की कमी होने के कारण कोई भी मनभेद और मतभेद की स्थितियां जो है वो क्या होती है, निर्मित होती है। तो इसमें केवल एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये भवत भावम के नियम से प्रूव्ड है। अगर कहीं ना कहीं से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई इल्यूजन हो सकता है, जिसके वजह से पार्टनर के बीच में जो है मनमुटाव की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, निर्मित होगी। अदरवाइज अगर हम अपने पार्टनर का सम्मान करेंगे, तो वही सम्मान हमको रिटर्न में हमारे पास जो है वो लौट के आएगा। तो इस तरह से संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका सप्तम भाव का भवत भावम। अब हम देखते हैं अष्टम भाव का भवत भावम क्या होगा, उसके बारे में हम विचार करते हैं। जैसे कि अब 8वें से 8वां आपको देखना है। तो 8वां भाव मृत्यु का है, तो 8वें से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8वें से 8वां जो है वो हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे एफर्ट का भाव है। और ये जो है 8वें भाव से हम और क्या क्या विचार करते हैं, 8वें भाव से हम विचार करते हैं समुद्री यात्रा के बारे में विचार करते हैं, विदेश यात्रा का हम विचार करते हैं। 8वें भाव से कोई अपमान का विचार करते हैं, 8वें भाव से कोई आरोप का विचार करते हैं। 8वें भाव से हमें प्राप्त होने वाले जो LIC के जो पैसे हैं, एक्सीडेंटल दुर्घटना से जो प्राप्त होने वाले जो बीमा है, उसके जो पैसे हैं, हमारा पेंशन है, उसके पैसे को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है। कोई भी नॉलेज को गेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि का ये स्थान होता है, और यहाँ पर हमको क्या करता है, वो हमको डीपेस्ट साधना कराता है। तो डीपेस्ट साधना करने के लिए क्या चाहिए, पराक्रम चाहिए। यदि हमारे अंदर पराक्रम है, हमारे अंदर साहस है, कर्म। तो हम वो डीपेस्ट लेवल का हम वो साधना को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर एफर्ट है, अगर हम ज्ञान के दिशा में एफर्ट लगाते हैं, हम पर्याप्त पराक्रम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम रोज प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, रोज हम कोई गुण विद्या को सीखने की हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए। अगर हम लगातार एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी हम कोई साधना को पूरा कर सकते हैं, कोई ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। तो इस तरह से 8वें भाव का जो भवत भाव नियम हुआ, वो हमारा तीसरा भाव है, जिसे हम पराक्रम भाव के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नवम भाव का भवत भावम नियम आपको समझाते हैं। नवम भाव से अगर हम भवत भाव नियम की गणना करें, तो यहां से हम 9 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात नवम भाव का जो भवत भावम है वो हमारा फिर से पंचम भाव आ गया। अब नवम भाव जो होता है वो धर्म कर्म का भाव होता है।
और पंचम भाव जो होता है वो हमारे ज्ञान का भाव होता है। अर्थात हम जब तक हमारे अंदर ज्ञान है तब तक हम कभी अपने पथ से विचलित नहीं हो सकते, कभी भी हम अधर्म के रास्ते नहीं चल सकते यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो। यदि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम पथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं। हम अपने जो लिएनेज है उस लिएनेज से भी हम क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। और जब हम अपने कर्मों से भटक जाएंगे, जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ना। हो सकता है हमारे अंदर ज्ञान की कमी हो और हमने कोई ऐसा स्कैंडल में हम फंस गए जहां हमको जाना नहीं चाहिए था, तो वहां पर हम बाद में कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए और वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। हमें इस बात की ज्ञान नहीं थी कि हमें जो है कोई कोई ऐसे काम हमको मजबूरीवश करना पड़े जो हम निर्णय नहीं ले पाए। तो उस अवस्था में कभी कभी जीवन के कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि हम अज्ञानतावश कुछ मूर्खता वाली काम करते हैं और उस काम का हमको पूरा जीवन भर पछताना पड़ता है। तो इसी तरह से कि ये और इसी से हमारा भाग्य भी बनता है, हमारा प्रारब्ध भी बनता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे